चलिए फ्रेश टॉपिक है हमारा क्या, गवर्नमेंट कंपनी। डेफिनेशन पढ़ चुके थे, फटाफट फिर भी पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल से हमारा मतलब क्या है, वोटिंग पावर से 51% किसके पास हो, या तो सेंटर या तो स्टेट या तो बोथ, आधा आधा सेंटर और स्टेट का, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए 51। हमें यहां पर पढ़ना था कि गवर्नमेंट कंपनी को कितनी एग्जेम्पशंस मिलती है, मतलब कितनी छूट मिलती है। चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है समझते हैं। नेम, जब भी कोई गवर्नमेंट कंपनी होती है, जब भी कोई नॉर्मल कंपनी होती है, तो हर नॉर्मल कंपनी के पीछे अगर वो प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो पब्लिक कंपनी तो ओनली लिमिटेड लगता है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो उन्होंने क्या बोला है, क्या लगेगा, लिमिटेड ही लगेगा। अगर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक की है प्राइवेट की है कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम क्या इंसर्ट करेंगे, लिमिटेड। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के नाम पर आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, स्टेट वर्ड यूज कर सकते हो। क्यों बोला स्टेट वर्ड, होता क्या है नॉर्मल पब्लिक प्राइवेट कंपनी में स्टेट वर्ड यूज करना अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो स्टेट वर्ड यूज किया जा सकता है। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर। दो कंपनी पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर फ्रीली हो जाता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब पहले परमिशन अपने अंदर वाले शेयर होल्डर से लो फिर बाहर वाले, यही है। लेकिन दोनों में तो ट्रांसफर हो ही रहा है ना, चाहे रिस्ट्रिक्टेड हो चाहे फ्री हो, ट्रांसफर तो हो रहा है। ट्रांसफर होने का एक तरीका होता है, समझना तरीका क्या होता है। एक ट्रांसफर डीड होती है, क्या होती है, एक ट्रांसफर डीड। उस ट्रांसफर डीड को इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट। सिंपल भाषा में बोलो तो अग्रीमेंट है। मुझे अगर आपसे एक घर खरीदना तो एक अग्रीमेंट करूंगी, उस अग्रीमेंट में लिखा होगा आपने मुझे घर भेज दिया। अब मैं क्या बेच रही हूँ, शेयर बेच रही हूँ, तो शेयर बेचने के लिए क्या लगती है, ट्रांसफर डीड। तो ट्रांसफर डीड मतलब एक अग्रीमेंट बनाना होता है, ट्रांसफरर का नाम लिखा होगा, ट्रांसफरी का नाम लिखा होगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है क्योंकि ये एक अग्रीमेंट है। जब आप घर बेचते हो तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करते हो, करते हो, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये सारी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक। लेकिन हाँ, इन फॉर्मेलिटीज को बहुत खत्म कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई ये सारी फॉर्मेलिटीज हम करने वाले नहीं है। प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर डीड बनानी है, फॉर्मेलिटी करनी है, पब्लिक कंपनी को भी ट्रांसफर डीड बनानी है, फॉर्मेलिटीज करनी है। लेकिन आज की डेट में पब्लिक कंपनी तो सारी की सारी ऑलमोस्ट क्या हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। क्या आप ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है सारा काम, ठीक। लेकिन अब हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, गवर्नमेंट कंपनी ने बोला हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सारी पंचायत करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटीज में छूट मिल रही है। कौन सी फॉर्मेलिटी, इंस्ट्रूमेंट की, ट्रांसफर डीड की, ठीक है। चलिए सेक्शन 1 ऑफ दी सब सेक्शन 1 ऑफ दी सेक्शन 56, सेक्शन नंबर कौन सा है 56, उसका सब सेक्शन क्या है 1, बताता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। इन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया जो सब सेक्शन 1 है वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सब सेक्शन 1 बताता क्या है, सब सेक्शन 1 बताता है बिना अग्रीमेंट के, बिना ट्रांसफर डीड के ट्रांसफरर ट्रांसफरी को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये बात एप्लीकेबल किसमें नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी, मतलब इसे ये डीड बनाने की जरूरत नहीं है, अग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी हेल्ड बाय द नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट, कोई जरूरत नहीं है सारी फॉर्मेलिटीज करने की, क्लैरिटी है। चलिए सेम पॉइंट हेडिंग क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड। इन्होंने भी यही कहा है कि भैया सेक्शन कौन सा, वही 56, उसका सब सेक्शन क्या 1, ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड। क्या लिखा है, ट्रांसफर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूट, और क्या लिखा है, डिलीवरी। एग्जीक्यूट मतलब ट्रांसफर डीड को एग्जीक्यूट करना, ट्रांसफर डीड को क्या करना, एग्जीक्यूट बनाना, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों का कंक्लूजन क्या है, आप ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन विदाउट ट्रांसफर डीड, विदाउट अग्रीमेंट, क्लैरिटी है। चलिए फिर क्या पॉइंट लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हेडिंग समझना, हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड को डिक्लेयर करें, लेकिन जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं किससे करें, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू दी प्रीवियस ईयर। इन्होंने बोला कि भैया प्रीवियस ईयर जो भी पुराना साल है, पुराने साल का क्या इकट्ठा हुआ क्या है, प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से निकाल के हम क्या दे रहे हैं, डिविडेंड देना चाह रहे हैं। तो साफ साफ क्या बोल दिया, सेक्शन 123 बोलता है। ये सेक्शन कौन सा बोलता है, 123, ऊपर जो हेडिंग बता दी है वही सेक्शन बोलता है, ठीक है। तो सेक्शन 123 साफ साफ बोलता है कि भैया ये एप्लीकेबल नहीं है। कब एप्लीकेबल नहीं है, एंटायर पेड अप कैपिटल, जहां कहीं भी एंटायर पेड अप कैपिटल आएगा तो इसका मतलब क्या है, 100%। 100% शेयर कैपिटल किसने हेल्ड कर रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्शियली दोनों ने। इन शॉर्ट 51% की होल्डिंग नहीं है गवर्नमेंट की, कितनी है, 100% की।
तो 100% अगर होल्ड करती है, अगर वो 100% गवर्नमेंट कंपनी है, तो उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करे पुराने एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हुए प्रॉफिट में से। हर साल प्रॉफिट तो होता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी होती है कि वो डिविडेंड बांटे या फिर ना बांटे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लग रहा है आगे हमारे कुछ प्लान्स है, प्रोजेक्ट है कंपनी के, तो हम प्रॉफिट को ना दे, अपने पास रखे। अगले साल फिर प्रॉफिट हुआ, फिर उन्होंने अपने पास बचा लिया। तीसरे साल उनका प्लान होता है हमें डिविडेंड बांटना है, बांट सकते हैं। चलती किसकी इसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। इन्होंने कहा लेकिन एक्यूमुलेटेड आज का प्रॉफिट बांट सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इकट्ठा हुआ प्रॉफिट है वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। किसमें? गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन कौन सी गवर्नमेंट कंपनी? 100% जो गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब अगर मिनिमम कौन सी है? 51 वाली है, वो भी तो गवर्नमेंट कहलाएगी ना, तो उसको वो कर सकती है। क्लैरिटी है? एंटायर मतलब 100%। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड इन शेड्यूल बैंक विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। चलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हमें डिविडेंड देना है। आज हमारी जनरल मीटिंग में आज मैं आपको डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं आईटेक्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बता रही हूँ आपको कि मैं डिविडेंड दे रही हूँ, ठीक है। तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया, वहां से कितने दिन के अंदर? कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर। वापस हेडिंग रीड करो, क्या लिखा है? डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड इन दी शेड्यूल बैंक। कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर। 5 दिन कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। आज मैंने डिक्लेयर किया तुम लोगों को, ठीक है, कि मेरे पास जो पैसा रखा है एज अ डिविडेंड मैं आपको देने वाली हूँ। अब आज डिक्लेयर किया, यहां से 5 दिन के अंदर अंदर कहा मैं जमा कर दूं? एक शेड्यूल बैंक में, बैंक में से रख दूं। अब बैंक से धीरे धीरे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन उन्होंने क्या कहा? ये तो नॉर्मल कंपनीज में होता है, नॉर्मल कंपनी कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनी में ये बात एप्लीकेबल नहीं है। उनको छूट है, अगर 5 दिन से ज्यादा भी लग रहा है तो लग जाने दो, सरकार है भाई, सरकार का काम ही क्या है? लेट होना, ठीक है। चलो, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट कंपनी जिसमें एंटायर मतलब 100% पेड अप कैपिटल किसका है? गवर्नमेंट का। मतलब यहाँ पे छूट नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी एक हो गई और एक क्या होगी? 100%, ठीक है। तो 100% वाली को छूट दिया है, मतलब नॉर्मल वाली को 5 दिन के अंदर डालना पड़ेगा ताकि फिर वो आप तक पहुंचे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है? एग्जेम्पशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा? 17 क्या बोलता है? रिपोर्टिंग। वेरी गुड। सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या होता है? एक छोटा छोटा रिपोर्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 बोलता है कि भैया आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो नॉर्मल कंपनी को करना है। सरकार ने क्या बोल दिया भैया? इन्होंने कहा कि भैया हम पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन क्या इन्होंने बताया एंटायर शेयर कैपिटल ऐसा वर्ड यूज किया क्या? मतलब ये नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी की भी बात कर रहा है, ठीक है। टू दी कंपनीज इंगेज, कंपनी कौन सा काम कर रही है? डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब डिफेंस समझते हैं अपन, आर्म्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट ये सब जो बनते हैं, ठीक है, हथियार एंड ऑल, ये वाला काम अगर कर रही है गवर्नमेंट कंपनी का ही है ना ये तो, ठीक है। तो ये वाली कंपनी को अलग से ये रिपोर्टिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन किसमें दे रखी है? सर्टेन डिस्क्लोजर, कुछ बोर्ड रिपोर्ट से कुछ याद आना चाहिए। स्मॉल कंपनी बड़ा था, स्मॉल कंपनी में क्या बोला था? एवरेज बोर्ड रिपोर्ट, मतलब कुछ बातें है ना छोटी, लेकिन नॉर्मल बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है? बहुत लंबी चौड़ी होती है। इन्होंने क्या बोल दिया? सर्टेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, मतलब इनको भी क्या दे रखे हैं? कुछ डिस्क्लोजर्स में इन लोग को छूट दे दी है। चलिए, नॉट इंक्लूड डिस्क्लोजर, उन्होंने यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है। थोड़ा बहुत नीचे हिंट दे रखा है, क्या दे रखा है? कंपनीज का क्या देना? नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन पॉलिसी एक्सेट्रा बोर्ड रिपोर्ट में सीजी को देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी को देने की जरूरत नहीं है, उनको रिलैक्स दे रखा है, ठीक है। अदरवाइज उन्होंने सेक्शन नंबर बस रेफर कर दिया। इन शॉर्ट हम पढ़ क्या रहे? गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशंस किन किन जगह पे मिलती है, याद रखना, गवर्नमेंट कंपनी को सबसे ज्यादा एग्जेम्पशंस मिलेगी। क्यों? क्योंकि लॉ बनाने वाली कौन है? हमारी सरकारें ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखा है, नॉर्मल कंपनी को अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो क्या करना पड़ता है? बोला हमारी तो गवर्नमेंट कंपनी है, हम क्यों पूछे इन मेंबर से, हम बिना पूछे ही अपॉइंट कर लेंगे। नेक्स्ट ये लिखा है, एजीएम कहां कंडक्ट होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं रजिस्टर्ड ऑफिस ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में पब्लिक कंपनी के सारे लोग नहीं आ सकते, ठीक है, इतनी सारी जनता होती है, तो हमें कहीं और ये कंडक्ट करवाना होगा। कहां करवाना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर किसी विलेज में है तो उसी विलेज में, सेम विलेज में, या फिर सेम टाउन में, या फिर सिटी में,
है ना। मतलब मैं यहाँ पर इस बिल्डिंग में पहले करवाऊंगी, लेकिन इस बिल्डिंग में पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहीं इसी सिटी के किसी भी जगह पे स्टेडियम में करवा दिया, भैया ज्यादा लोग चाहिए, लेकिन सिटी सेम होगी, कहीं और जा सकती हूँ क्या, नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को दे दी छूट, इन्होंने कहा भैया रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर कोई भी प्लेस जिसमें सीजी अप्रूवल दे दे, हम गोवा में करना चाहते हैं, तो सीजी ने अगर हाँ बोल दिया तो गोवा में भी कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कितनी छूट है, ये सारी छूट है। फटाफट पहले नेम को लेकर क्या छूट है, लिमिटेड ही लगेगा, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, और स्टेट वर्ड यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट डीड की जरूरत नहीं है, बिना डीड के ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर बॉन्ड, बिना ट्रांसफर बॉन्ड, सॉरी जो डीड होगी वो ट्रांसफर डीड जो है वो शेयर्स की है, यहाँ पे हमारी ट्रांसफर डीड है किसकी है, बॉन्ड को लेकर है। बिना एग्जीक्यूशन के, बिना अग्रीमेंट के काम हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिविडेंड डिक्लेयर आप नहीं करोगे, लेकिन कब, 100% अगर शेयर, 100% होल्डिंग अगर गवर्नमेंट कंपनी के। नहीं आया, ठीक है, फिर से एक और बार बताऊंगी, पहले बाकी का रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, 5 दिन के अंदर डिपॉजिट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो, कौन सी वाली, 100%, तो थोड़ा लेट भी होगा तो भी चलेगा। 6 पॉइंट क्या बोलता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, इनको करने की जरूरत नहीं है, डिफेंस प्रोडक्शन को लेके स्पेसिफिक। 7 पॉइंट क्या बोलता है, कुछ पॉइंट्स आपको डालने की जरूरत नहीं है। 15 से ज्यादा डायरेक्ट अपॉइंट करना है तो बिना एसआर के आप कर सकते हो, अपनी मर्जी चला सकते हो। एजीएम करने की वैसे तो रजिस्टर्ड ऑफिस ही होती है जहां जिस सिटी में है, लेकिन उसके बाहर भी जा सकते हैं अगर सीजी ने अलाउ कर दिया। क्लैरिटी है? कौन सा पॉइंट है ये, अपना 4th पॉइंट है, ठीक है। नॉर्मल कंपनी के डिविडेंड की बात करूँ, नॉर्मल कंपनी का डिविडेंड इस साल प्रॉफिट होता है, रख लिया अपने पास, नहीं दिया। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होता है, नहीं दिया। थर्ड ईयर प्रॉफिट होता है, नहीं दिया, लॉस हो गया। फिर क्या पुराने प्रॉफिट से निकाल के दे सकते हैं? हाँ, पुराने प्रॉफिट से निकाल के दे सकते हैं। हाँ, अपने शेयर होल्डर को अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए हम कह रहे हैं कि भैया इस साल हमें लॉस हुआ है, हम क्या करें, पिछले दूसरा एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट बचा हुआ है उससे निकाल के हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। गवर्नमेंट कंपनी को क्या बोल दिया, आपको तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को नहीं छूना है, वो प्लान किसी प्लान के लिए रखा है। क्योंकि आपने क्यों रखा था जमा, मुझे बताओ, पक्का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होगा, फ्यूचर में कुछ प्लान्स होंगे, उसमें रीइन्वेस्ट करने का आप सोचोगे, है ना। एक बार शेयर होल्डर को दे दिया तो वापस ले पाओगे क्या, नहीं, फिर दोबारा से आईपीओ निकालो, एफपीओ निकालो, तब जाके ये दिक्कतें, है ना, ठीक होंगी। तो इन्होंने कहा कि अगर आपने कोई प्रॉफिट रख लिया है, अब आप इसमें से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन तब जब गवर्नमेंट कंपनी कौन सी हो, 100% की। बाकी नॉर्मल कंपनी क्या कर सकती है, इस साल लॉस हुआ है तो पुराने प्रॉफिट में से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। क्लियर है, पक्का? चलो, जनरल डेफिनेशन बता रही हूं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, ठीक है। डिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉई है एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है। अब भाई वो कंपनी के काम कर रहा है पूरी शिद्दत से, लेकिन हर कोई इतनी शिद्दत से काम नहीं करता है, तो कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि कुछ कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो बड़ी कंपनीज होती है, उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को अगर आपने क्रॉस किया तो कंपलसरी आपकी कंपनी को किसे अपॉइंट करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करता क्या है, डिपेंडेंट डायरेक्टर के काम को चेक करता है सही से हुआ है कि नहीं। तो जनरल डेफिनेशन समझ में आया, लीगल डेफिनेशन समझेंगे डिटेल में, आगे चल के यहाँ पे नहीं दे रखा। इन्होंने बता के रखा है भैया एक जो सेक्शन है जहां बोर्ड लिखा है, बोर्ड का सब्स्टिट्यूट उन्होंने क्या बता के रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पढ़ क्या रहे अभी टॉपिक, गवर्नमेंट कंपनी चल रहा है। नॉर्मल कंपनी में बोर्ड होता है, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन्होंने क्या बोल दिया, गवर्नमेंट कंपनी में हम बोर्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है ना, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हम यहाँ पे वर्ड यूज नहीं करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये उसका सब्स्टिट्यूट है कि हम ये बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें डिसीजन वो कैसे ले रही है, वैसे ही डिसीजन ले रही है जैसे हमारी सरकार लेती है। क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट किसका देखेंगे, जनता का भलाई कहीं ना कहीं देखेंगे, बाकी कुछ नहीं, उन्होंने बस रेफरेंस दे रखा है। अब इन्होंने कहा चलिए हम अपॉइंट करते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर को। मिनिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी में, वेरी गुड। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो 3, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2, दोनों हो सकते हैं ना गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी क्या बोलती है, मेरा होल्ड है
51 तो गवर्नमेंट है, वो पब्लिक में भी हो सकता है और प्राइवेट में। मैक्सिमम कितना? 15% होता है नॉर्मली, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को क्या बोला? आप तो 15% से भी ज्यादा, क्योंकि आपको कोई एसआर वैसआर पास करने की जरूरत नहीं है। चलिए, जब भी किसी भी डायरेक्टर को नॉर्मली अपॉइंट करते हैं तो उसकी क्या लेनी पड़ती है? कंसर्न, उसे हम बोलते हैं कंसर्न लेटर। चलिए, कंसर्न फ्रॉम द डायरेक्टर टू होल्ड द ऑफिस, और फाइनली ये कंसर्न लेटर किस तक पहुंचाना है? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से? जब भी उसे अपॉइंट किया। समझना, मेरी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मुझे एक डायरेक्टर की जरूरत है, एक नए डायरेक्टर को मैं अपॉइंट कर रही हूँ, तो मैं उसको अपॉइंटमेंट लेटर देती हूँ, उसे हम ऑफर लेटर भी बोलते हैं। उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करेगा तो उसका जो एक्सेप्टेंस है, मतलब उसकी कंसर्न है ना, उसकी क्या है? कंसर्न। तो एक कंसर्न लेटर अलग से बनाया जाता है, ताकि कल को कुछ भी कंपनी में गलत काम हो, अगर हम डायरेक्टर को पकड़े तो डायरेक्टर ये ना बोले मुझे तो जबरदस्ती अपॉइंट किया गया था, हम वो लेटर दिखा दे कि डायरेक्टर ने अपनी कंसर्न दी थी। अब ये कंसर्न लेटर हमें कंपनी को अपने पास से संभाल के रखना है, किसको दे देना है? आरओसी को। ठीक है, तो आरओसी को कंसर्न लेटर दिया जाएगा जब भी कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा। कब दिया जाएगा? अपॉइंटमेंट से 30 डेज के अंदर अंदर। फॉर्म फाइल कर कर आरओसी के दे दो। जब भी आरओसी को फॉर्म फाइल करना पड़ता है, याद रखना फीस तो लगती है। ठीक है, मेरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज डन बाय, लेकिन ये जो डायरेक्टर है उसको किसने अपॉइंट कर रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब सरकार ने अपॉइंट कर रखा है। तो इन्होंने क्या बोल दिया? रिलैक्स्ड, मतलब उन्हें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरओसी भी क्या है? गवर्नमेंट ही तो है। क्या बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट का तो डिपार्टमेंट एक। इन्होंने क्या बोला? हम ही ने तो अपॉइंट किया है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमने जब अपॉइंट किया है तो हमारे पास अपना लेटर है, खत्म। लेकिन जब कोई ये प्राइवेट पब्लिक हो जाता है तो नॉर्मली उन्हें कंसर्न लेटर देना पड़ता है। क्लैरिटी है? सीजी, एसजी, सरकार अपने आप को बहुत छूट देती है, इसलिए इसका कंटेंट भी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? कुछ पढ़ा था अपने? डायरेक्टर का रिटायरमेंट बाय रोटेशन। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना? 2/3 कुछ याद है, फिर और डिटेल में जाओगे तो 1/3 आएगा आगे चलकर बहुत डिटेल में। ठीक है, अभी बस ये समझो, हम डायरेक्टर को हर साल बदलते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो रोटेट करके हम रिटायर करते हैं। तो ये बात कंपनीज एक्ट बोलता है, ये बात किसमें नहीं लगेगी? गवर्नमेंट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर को आपको रोटेशन से रिटायर करने की जरूरत नहीं है, वो तो सरकार की चलेगी। जब निकालना होगा वैसे निकाल देंगे, जब रिटायर करो वैसे कर देंगे, वो अपनी मर्जी चलाएंगे। तो किस पे नहीं लगेगा? गवर्नमेंट कंपनी में भी एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? जो कि लिस्टेड नहीं है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को इन्होंने बोल दिया है होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भैया पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, 51% वाली। सेकेंड क्या लिखा है? सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। याद करो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी जिसमें 51 है, 51, और दूसरी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी भी गवर्नमेंट कंपनी है, तो ना तो सब्सिडी कंपनी को फॉलो करने की जरूरत है, ना ही नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन शर्त हमारी क्या है? वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। लिस्ट हो जाएगी तो इंटरेस्ट ज्यादा आ जाएगा, है ना? क्लियर है? चलो, मतलब ये प्राइवेट कंपनी की बात करो, और पब्लिक कंपनी जो लिस्ट नहीं है। रोटेशन। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। चलिए पहले हेडिंग समझेंगे। मैंने जो ब्रैकेट लगाया है उस ब्रैकेट को स्किप करो और एक बार रीड करो क्या लिखा है। राइट ऑफ पर्सन टू स्टैंड फॉर डायरेक्टर्स है। कोई भी पर्सन, इन्होंने क्या बोल दिया? स्टैंड फॉर दी डायरेक्टरशिप। समझना, कोई भी पर्सन डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हो सकता है। कोई भी पर्सन डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हो सकता है। ये चल कौन सी कंपनी का हम डिस्कशन करें? गवर्नमेंट कंपनी। जनरल रूल क्या होता है? आईटेस एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी बंदा चाहता है कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनूं तो वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला राइट ऑफ पर्सन टू स्टैंड डायरेक्टरशिप। किसी भी पर्सन का राइट है कि वो अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, बनो। हम तो क्या करेंगे? पहले तो बोर्ड मीटिंग में बैठाएंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर उसके बाद कहाँ बैठाएंगे? जनरल मीटिंग में मेंबर से। अगर मेंबर कहते हैं हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, डायरेक्टरशिप के लिए अच्छा है, हमारी कंपनी का बहुत अच्छा काम करे, तो मेंबर हाँ बोल दे, अदरवाइज ना हो जाएगी। तो कोई भी खड़ा हो सकता है, बस वोटिंग से वो जीत जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ इलेक्शन, जिसको खड़ा होना हो जाओ। ठीक है, वोट मिल गए तो जीत गए, अदरवाइज नहीं। अदर देन, अभी हम रिटायरिंग डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी पर्सन की बात कर रहे जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, आज हमारी कंपनी में किसी डायरेक्टर का रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, वो खड़ा हो जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। उसके अलावा कोई और पर्सन खड़ा हो रहा है, एक रिटायरिंग डायरेक्टर खड़ा हो गया, एक कोई भी एनी अदर, अब वोटिंग करवा लो। कुछ ने वोट किया रिटायरिंग को, कुछ ने वोट किया किसको?
अदर को, तो भैया वोट से डिसाइड होता है। ऐसी पूरी प्रोसेस होती है। ये तो नॉर्मल कंपनी में होता है ना। ये क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी डायरेक्टर उठकर बनकर आएगा क्या? हम क्या बनने दे देंगे? नहीं। किसकी चल रही है? गवर्नमेंट की। नॉर्मली कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के लिए डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हो सकता है और वोटिंग से डिसाइड होगा कि वो बनेगा कि नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लैरिटी है बच्चा? उन्होंने कहा गवर्नमेंट कंपनी में भी नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट कंपनी? जिसमें एंटायर 100% और सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। जब भी डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट होता है तो वोट किया जाता है, तो हर कोई इंडिविजुअली वोट देता है। एक बंदा एक वोट देता है। ऑप्शन टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल, सेक्शन 162 में दे रखा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, ये सेक्शन 163 में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं पहले बताओ। ऊपर वाली हेडिंग समझ में आया? आया कि नहीं आया ऊपर वाली हेडिंग? शॉर्ट में बता रही हूं, ऊपर से वापस से। कोई भी नॉर्मल कंपनी में कोई भी पर्सन डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा होना चाहता है तो सिंपल है, खड़ा हो सकता है। बस कुछ फीस पे करनी पड़ती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। डिटेल बता रही हूँ, आगे चल के आएगा। डायरेक्टर एक पूरा चैप्टर है। 1 लाख की फीस देनी पड़ती है। कितनी फीस देनी पड़ती है? 1 लाख। क्योंकि कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा तो भैया 1 लाख दो, जिसमें जिगरा 1 लाख दे और फिर खड़ा हो जाए। तो ये पूरी डिटेलिंग बता रही हूँ। तो नॉर्मल कंपनी में कोई भी आ सकता है डायरेक्टर बनने, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में ऐसे कोई भी नॉर्मली नहीं आएगा। हम रिटायरिंग डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा किसी भी पर्सन की बात करें। क्लैरिटी है? पक्का? मानसी क्लियर है? आयुष क्लियर है? पक्का? अब मैं सेक्शन 162 163 बता रही हूँ। सेक्शन 162 भी कुछ बोलता है, 163 भी कुछ बोलता है। जो कुछ भी बोलता है गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। एंटायर या फिर सब्सिडी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब 162 163 बोलता क्या है? 162 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। जब भी हम डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो वोटिंग करवाई जाएगी। तो एक इंसान एक वोट, फर्क नहीं पड़ता उसके पास कितने शेयर्स हैं। मेरे पास 1 लाख शेयर है, तुम लोग के पास 10,000 है, लेकिन मेरे पास एक ही वोट है और तुम्हारे पास भी एक ही वोट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम अपॉइंटमेंट करेंगे तो इंडिविजुअली क्या किया जाता है? वोट इंडिविजुअली किया जाता है। लेकिन ये सारी बातें सरकार में एप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया ही नहीं है। डायरेक्टर पूरा एक चैप्टर है, सेक्शन 162 63 डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस ये समझो कि इसकी जो डिटेलिंग है, सीजी को तो ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में इन सबको छूट दे रखी। सेक्शन 163 क्या बोलता है? ऑप्शन होता है अडॉप्ट करने का, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। किसका? अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के कुछ लोगों को क्या कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वापस से डिटेलिंग नहीं है लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता रही हूँ। कुछ डायरेक्टर कुछ लोगों को क्या कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है किस तरीके से किया जाता है, क्या डिटेलिंग रहती है, ये एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, बड़ा हैवी कॉन्सेप्ट जो हर नॉर्मल कंपनी में एप्लीकेबल है। सीजी ने क्या बोला? हमें तो नहीं लगेगा। तो इन शॉर्ट सीजी नाना नाना कह रहा है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तब होगा जब आप 162 163 160 डायरेक्टर वाले पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर क्या दे रखा है? 152 अपॉइंटमेंट, देन 152 160 162 63 164, ये सारी की सारी चीजें डायरेक्टर वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने बस हेडिंग दी है और बोल दिया है कि भैया ये सेक्शन एप्लीकेबल किसमें नहीं है? गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर ये नहीं भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना, वहां जब पढ़ोगे ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि हैवी प्रोसेस है, इसीलिए उन्होंने यहां पर भी खुद से नहीं बताया। ठीक है, सेक्शन का नंबर और नाम लिखकर छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हेडिंग क्या लिखा है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। चलिए, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्टर बनने के लिए क्या? डिस्क्वालिफिकेशंस की पूरी एक लिस्ट होती है। डिस्क्वालिफिकेशन की क्या होती है बच्चा? पूरी की पूरी एक लिस्ट होती है। ठीक है, उस लिस्ट को चेक करना पड़ता है। अगर कोई भी डायरेक्टर किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड है, सब में और ऑप्शन होता है, मतलब कोई भी एनी एक डिस्क्वालिफिकेशन भी आती है तो उसे आप डायरेक्टर नहीं बनाओगे, या फिर आप बना चुके हो डायरेक्टर, बीच में कभी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होती है तो भी आप इसे हटाना पड़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है, इन्होंने कहा डिस्क्वालिफिकेशन कहां दे रखा है? सेक्शन 164 के सब सेक्शन 2 में दे रखा है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज नॉट फाइल
उसमें से एक डिस्क्वालिफिकेशन बताया उन्होंने, पूरी लिस्ट में से, पूरी 10 लिस्ट में से उन्होंने एक डिस्क्वालिफिकेशन बताई है। कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन? डायरेक्टर ने क्या नहीं किया, फाइल नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न कंटिन्यूसली, कितने से? 3 साल से। या फिर उसने क्या नहीं किया, नॉट डिपॉजिट, 2 बताए उन्होंने, एक्सेट्रा, नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी। गलत नहीं लग रहा तुम लोग को? अगर कोई एक कंपनी है, समझ लो आईटेक्स कंपनी, आईटेक्स कंपनी का एक डायरेक्टर है, ठीक है, एक क्या 4-5 डायरेक्टर होंगे, ठीक है। अगर हमारी आईटेक्स कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न पिछले 3 साल से लगातार, मतलब एक दिन 1 साल अगर गैप होता है तो मैं एलिजिबल हूं, पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली नहीं फाइल हो रही है, तो इस आईटेक्स कंपनी के सारे डायरेक्टर क्या कहलाएंगे? डिस्क्वालिफाइड। या फिर क्या बोल दिया, क्या नहीं पे किया? डिपॉजिट। तो ऐसे इन्होंने एक्सेट्रा बदल दिया, मतलब ऐसी पूरी लिस्ट है डिस्क्वालिफिकेशन, नहीं बताया उन्होंने, डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होती है, तो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, मतलब अब ये डायरेक्टर ना तो इस कंपनी में ना तो किसी और कंपनी में कहीं भी डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि भैया आपने कंपनी के पिछले 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिए, तो भैया आपने कुछ लफड़ा कर रखा होगा, तो अब आप डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्लियर है? इन्होंने क्या बोल दिया है, गवर्नमेंट कंपनी में ये बात एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें गलती डायरेक्टर की नहीं होगी, सरकार की होगी। डायरेक्टर तो बोल रहा होगा करो करो करो, सरकार बोलेगी अरे रुको तो, हम पे थोड़ा ना कोई लॉ लगने वाला है। क्लियर है? क्या लेट लतीत काम होता है इन शॉर्ट। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है, डायरेक्टर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर का, केएमपी का, शेयर होल्डिंग का, और उस सारे के सारे रजिस्टर के इंस्पेक्शन की बात हो रही है। पहले बताओ, हेडिंग समझ में आए? मेंबर का एक रजिस्टर होता है, मेंबर के रजिस्टर में किसका नाम होगा? पूरे के पूरे मेंबर। डायरेक्टर का रजिस्टर किसका नाम होगा? डायरेक्टर। केएमपी का रजिस्टर, तो रजिस्टर चाहे वो डायरेक्टर का, केएमपी का, शेयर होल्डिंग का हो, और उसका क्या बोलते हैं, इस रजिस्टर क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन कर रहे हैं। सेक्शन 170 इन्होंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में बस सेक्शन नंबर का रेफरेंस दे रखा है। सेक्शन 170 बोलता है मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, केएमपी और उसकी शेयर होल्डिंग। ठीक है, सॉरी इनकी शेयर होल्डिंग की बात हो रही है, शेयर होल्डर की बात नहीं हो रही। ठीक है, सेक्शन कौन सा? 177 क्या बोलता है? मेंबर्स के राइट टू इंस्पेक्ट, तो सेक्शन का बस नाम दे रखा है। जब हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे तो उसमें बता कर रखा है रजिस्टर कैसे बनाना है। सेक्शन 170 आपको किस चीज की डिटेलिंग देगा? रजिस्टर कैसे बनाना है। 171 क्या बताएगा? इस रजिस्टर को कोई देखने आ सकता है मेंबर, तो कैसे राइट्स है उसमें लिखा रहेगा कि भैया आपको बिजनेस आवर्स में आना है। बिजनेस आवर्स मतलब सुबह 9-10 बजे और शाम के 6 बजे तक। ठीक है, इतने ही आवर्स में आओगे, रात में बोलोगे हमें रजिस्टर चेक करना है, तो क्या आज नहीं देगा जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे बहुत डिटेलिंग दे रखी है। तो यहां बोला जाता है कि भैया सुनो, ये कंपनी कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी। और कौन सी गवर्नमेंट कंपनी है? 100% इस पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ना ये रजिस्टर बनाएंगे और ना ये किसी को इंस्पेक्शन करने देंगे। समझ में आया ये सरकार क्या कर रही है? फायदा उठा रही है। सेक्शन कौन सा? 185 हेडिंग क्या है? लोन टू डायरेक्टर। लोन किसको मिल रहा है? डायरेक्टर को। रिस्ट्रिक्शन कंटेंट सेक्शन 185 हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द लोन टू डायरेक्टर। डायरेक्टर को अगर लोन लेना है, डायरेक्टर को अगर लोन लेना है तो वो कंपनी से लोन ले सकता है। सेक्शन 185 पूरी डिटेल प्रोसीजर बताता है। नॉर्मल कंपनी में डायरेक्टर लोन ले सकता है कंपनी से, लेकिन कौन सी कंपनी है यहाँ नहीं लेगा। ये अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि भाई नहीं डायरेक्टर है तो क्या लोन ले लेगा। नॉर्मल कंपनीज में लिया जा सकता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अप्रूवल तो लेनी पड़ती है। सेंटर गवर्नमेंट कंपनी को क्या बोल दिया, यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। लोन इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, आईटेक कंपनी लोन इन्वेस्टमेंट दे रही है, लोन किसी को दे रही है, इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में कर रही है। क्लियर है? चलो, रिक्वायरमेंट ऑफ सीकिंग दी क्या लिखा है? मेंबर्स अप्रूवल। और वो कैसे अप्रूवल होनी चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आईटेक्स कंपनी रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही है या फिर रिलायंस कंपनी को लोन देने जा रही है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एसआर प्राप्त करना पड़ेगा, मेंबर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, मेकिंग लोन या फिर इन्वेस्टमेंट, या फिर क्या दे रही है? गारंटी, मतलब गारंटर बनने जा रही है आईटेक्स कंपनी। तो इन्होंने बोला कि एक्सेस लिमिट, अगर लिमिट आपने एक्सेस कर दी, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, एक लिमिट तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गारंटी दे सकते हो, लोन दे सकते हो। ठीक है, जो लिमिट कहां दे रखी है? सेक्शन 186 में। गवर्नमेंट कंपनी में ये बात एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल कंपनी क्या करती है? एसआर पास कर लोन, गारंटी,
इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी सब एक ही है। गारंटी देना मतलब सिक्योरिटी देना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को क्या बोल दिया, आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से पूछने की जरूरत है क्या? बिना मेंबर की परमिशन से कर लो। मेंबर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। मेंबर तो सरकारी है ना, तो क्यों उनकी तो हाँ है, हाँ है तभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर पा रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी कौन है? सरकार। क्लियर है? तो उन्होंने कहा हम अपनी फॉर्मेलिटीज बता रहे। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, समझते रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, नहीं बताया उन्होंने डिटेल, क्योंकि हम पढ़ेंगे डायरेक्टर वाले चैप्टर में। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सब डायरेक्टर वाले, एप्लीकेबल नहीं है किसमें? गवर्नमेंट कंपनी में। फिर क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी। हम किसकी बात कर रहे हैं? लिस्टेड कंपनी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अदर देन क्लॉज है, हम ए वाली की भी बात नहीं कर रहे। ऑप्टेन जिनको किससे लेना पड़ेगा? अप्रूवल, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इन शॉर्ट पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड। तो मतलब ऊपर क्या हो गई? लिस्टेड हो गई ना। गवर्नमेंट कंपनी बोल दिया, चाहे लिस्टेड हो चाहे ना हो। इन्होंने यहाँ लिस्टेड बोल दिया और यहाँ क्या बोल दिया? अनलिस्टेड। तो साफ साफ उन्होंने क्या बोल दिया, भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में होता क्या है, पढ़ेंगे कहीं और, कुछ बता ही नहीं है। बस याद रखना सेक्शन सेक्शन सेक्शन, वहां पढ़ेंगे ऑटोमेटिक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, मैनेजर पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या होता है? स्टाफ होता है। चलिए, नहीं अप्लाई होगा। जितनी भी बातें अभी हम पढ़ने वाले हैं ये एक नॉर्मल कंपनी में लगती है, गवर्नमेंट कंपनी में लगती नहीं है। पहला पॉइंट आप भी लोग रीड करेंगे, करो करो फटाफट, चलो फटाफट सारे पॉइंट एक साथ, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर इज नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर एट अ टाइम। नॉर्मली 5 साल का ड्यूरेशन रहता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ना, ये बात तो गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब 5 साल से ज्यादा भी रुक सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि भैया सीकिंग अप्रूवल बोर्ड एंड मेंबर, अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर पर्सन। जब भी कभी भी अपॉइंटमेंट होता है तो पहले हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी हाँ चाहिए, और किसकी चाहिए? जनरल मीटिंग में भी। समझना अपॉइंटमेंट कैसे होता है, समझना एक बार। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लग रहा है ना, हमारी कंपनी में 3 डायरेक्टर है, हमें लग रहा है चौथा भी आना चाहिए। आज चल रहा है अगस्त, सॉरी आज क्या चल रहा है? जून चल रहा है। जून का मंथ है, हमें एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर की जरूरत है। तुरंत में हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलकर क्या कर दिया, एक को अपॉइंट कर लिया ना। लेकिन अप्रूवल किसके चाहिए होती है? शेयर होल्डर की। तो जब जनरल मीटिंग होगा तो इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन अब जनरल मीटिंग मेरी अगस्त में होगी, तो जून जुलाई अगस्त, अगस्त के एंड में मैं जनरल मीटिंग करूँ तो 3 महीने तक जो उसने काम किया है, समझना, मीटिंग होती है, शेयर होल्डर ने बोल दिया भैया हमें ये डायरेक्टर नहीं जम रहा, रिजेक्ट कर दिया, तो 3 महीने तक जो उसकी वर्किंग है वो वैलिड होगी कि इनवैलिड होगी? वैलिड होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं कह रही थी अपॉइंट तो कौन करता है? डायरेक्टर्स, लेकिन अप्रूवल कौन देता है? शेयर होल्डर। लेकिन जनरल मीटिंग होने में अभी टाइम है, तब तक के लिए 2-3 महीना काम करेगा। लेकिन जो उसने काम किया है रिजेक्ट होने के बाद क्या इस काम को भी गलत मान लिया जाएगा? नहीं, तब तक के लिए हम मानेंगे सही। तो लास्ट वाला पॉइंट ये बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर इज नॉट अप्रूव बाय द जनरल मीटिंग। शेयर ने उसको ना बोल दिया, तो एनी एक्ट डन बाय बिफोर सच अप्रूवल इज नॉट डीम्ड टू बी इनवैलिड, मतलब उसे मान लिया जाएगा वैलिड है। क्या लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया? चलिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग में जब भी आप नोटिस देके बुलाओगे अप्रूवल एंड ऑल इन सब के लिए, तो क्या देनी पड़ती है? डिटेलिंग। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ना गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब देने की जरूरत इनको नहीं है। नॉर्मल कंपनी को सब करना है। फिर क्या बोला है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है 60 डेज के अंदर जब भी आपने अपॉइंटमेंट किया। नॉर्मल कंपनी को, सीजी को नहीं, क्योंकि सीजी क्या कह रही है, आरओसी भी तो हम ही है। घुमाकर आप हम ही को हमारी ही बात बताओगे जो हमने अपॉइंटमेंट कर रखा है। क्लैरिटी है? पक्का? हाँ, नॉर्मल कंपनी में क्या है, डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया था, 3 महीने तक उसने काम किया, जनरल मीटिंग हुई, शेयर होल्डर ने क्या कर दिया? मना कर दिया, तो काम क्या हो जाएगा? वैलिड। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में तो शेयर होल्डर से तो वैसे ही नहीं पूछना हमें, याद आया है ना? तो कह रही है सारे प्रोविजन तो गवर्नमेंट कंपनी में लगते ही नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर को तो हम इतना भाव नहीं दे रहे, क्योंकि शेयर होल्डर कौन है? हमको दिया है ना, तो हम ही ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट हेडिंग के लिए क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्शन 203 डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने कहा 203 का सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 नॉट अप्लाई मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, अगर उनकी एब्सेंस है तो होल टाइम डायरेक्टर। अब थोड़ा सा ध्यान से
केएमपी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। पहले 3 पॉइंट्स थे, इन 3 पॉइंट में सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट सीएस था और सीएफओ था। पहले पॉइंट में क्या क्या था? सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, अगर इन देयर एब्सेंस तो होल टाइम डायरेक्टर, यही था पहले पॉइंट में। केएमपी की डेफिनेशन कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। चलिए, ये कह रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब ये पहले वाले पॉइंट की बात करें जो अभी बताया मैंने। और दूसरे पॉइंट में क्या होता है? सीएस, और तीसरे पॉइंट में सीएफओ। क्या बात समझ में आ रही है? अभी हम पढ़ रहे हैं कि कौन से वाला, पहला वाला जो पॉइंट है उसमें गवर्नमेंट, क्या बोला, गवर्नमेंट कंपनी में वो एप्लीकेबल नहीं है। हर कंपनी को जो ये केएमपी की डेफिनेशन है ना, अपॉइंट करना पड़ता है। पहले में लंबी चौड़ी लिस्ट, उसमें से कोई भी एक, या फिर सीएफओ या फिर सीएस कंपलसरी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी ने बोल दिया भैया पहला वाला पॉइंट तो हम पे एप्लीकेबल नहीं है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। पेनल्टी सबसेक्शन 5 में दे रखी है, जब हम फॉलो नहीं करेंगे और हमको छूट दे रखी है तो क्या पेनल्टी भी लगेगी? क्या नहीं लगेगी। इन्होंने बोल दिया सेक्शन 203 का कंटिन्यू अप्लाई, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को क्या अपॉइंट करना है? सीएफओ तो अपॉइंट करना है, सीएस तो अपॉइंट करना है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन, ये पूरी समरी बता रही हूं, समरी समझना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा। पहला बोलता है एमडी, सीईओ, मैनेजर, ठीक है, अगर एब्सेंस है तो होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ और सीएस, यही है। पहला वाला पॉइंट गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब नहीं भी अपॉइंट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इन दोनों को तो कंपलसरी अपॉइंट करना। क्लैरिटी है? पक्का? कौन सा ऑडिटर होगा? सिंगल ऑडिटर लिखा है ना, तो कौन होगा? हमेशा सीए, हमेशा सी होगा। सीएस के लिए तो क्या लिखा रहता है? सेक्रेटेरियल ऑडिटर। सिंगल ऑडिटर है तो सीए, सेक्रेटेरियल है तो सीए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो सीए, सीए स्टैट्यूटरी, ठीक है। सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी ना, तो सेक्रेटरी से याद रखना, सेक्रेटेरियल ऑडिटर तो सीएस, स्टैट्यूटरी सीए, सिंगल ऑडिटर सीए। चलिए, सिंगल ऑडिटर लिखा मतलब किसकी बात कर रहा है? सीए की। चलिए, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। नॉर्मल कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करने की प्रोसेस अलग, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करने की प्रोसेस अलग होती है। क्या हमने कैग सुना है? क्या न्यूज में आए दिन सुनते रहते हैं, क्या होता है? सही बोल रहे हो, ऑडिटर जनरल, वेरी गुड। चलो लिखा है इधर, मत टेंशन लो, फुल फॉर्म पूरा लिखा है, आ जाओ। ये क्या लिखा है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, याद रहेगा, गवर्नमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट है ये, समझना। ये जो कैग है गवर्नमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट है, जिसका काम क्या है समझना। इसका काम यह है कि सरकार का कहीं भी पैसा लग रहा है, जहां कहीं भी पैसा लग रहा है, उस पैसे में नजर रखना कि सही तरीके से लग रहा है कि नहीं। अब गवर्नमेंट कंपनी में सरकार का पैसा नहीं लगा है क्या? लगा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा, स्टेट का लगा, आधा आधा लगा भली, तो सरकार का पैसा लगा है ना इस कंपनी में, तो ये भी तो नजर रखेगा। तो ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा समझना। आपकी कंपनी एकदम न्यू है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? यही कैग। कैग क्या करेगा? आपकी गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा। वो देखेगा कि भैया बेस्ट कौन ऑडिटर है, वो उसको समझ के इंटरव्यू लेके अपॉइंट करवा देगा। कब करवाएगा? विद इन 60 डेज। कहां से 60 डेज? जब भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी एकदम न्यू है, तो 60 डेज के अंदर कैग आपकी कंपनी में इनकॉर्पोरेशन से 60 डेज के अंदर अपॉइंट करवा देगा। पहला पॉइंट समझ में आया? मान लो कैग फेल हो गया, कैग फेल टू अपॉइंट 60 डेज के अंदर, तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट कंपनी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसको बोला भैया तुम नेक्स्ट 30 डेज में, जब भी वो फेल होता है 60 डेज खत्म, वहां से 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज किसको मिलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि भैया अब तुम ऑडिटर अपॉइंट करो। तो वो अब रिसर्च चालू कर देगा कि कौन सा ही ऑडिटर है, ठीक है। चलिए, अगर बोर्ड भी फेल हो गया तो अब लास्ट चांस किसको मिलेगा? मेंबर को। मेंबर कौन? गवर्नमेंट कंपनी के मेंबर, जो भी कौन है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ही है। पहले ये काम गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट को मिला था, दैट वाज कैग। अब मेंबर को मिला, अब वो मेंबर सेंटर भी हो सकते हैं, स्टेट भी हो सकते हैं, जो भी, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या करेंगे? विद इन 60 डेज अटेंड दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। 60 डेज के अंदर एक जनरल मीटिंग करवाई जाएगी और उसमें वो क्या करेंगे? ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। द फर्स्ट ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। समझना,
पहले कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी बन गई है, फटाफट कितने डेज के अंदर अपॉइंट कर लो, 60। फेल हो गया, कौन करेगा, बोर्ड, विद इन 30 डेज। ठीक है, अब बोर्ड भी फेल हो गया तो मेंबर 60 डेज में जनरल मीट ईजीएम करवाकर कैग अपॉइंट करे, सॉरी ऑडिटर अपॉइंट करेगा। अब ऑडिटर अपॉइंट हो गया, ठीक है। ऑडिटर जैसे अपॉइंट होता है तो उसका एक ड्यूरेशन होता है। इस साल अपॉइंट किया है तो ये कब तक काम करेगा, अगले साल की जब जनरल मीटिंग होगी, एजीएम होगी, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी, क्योंकि अभी तो ईजीएम हुई है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुआ है, अभी तुरंत में हमें आनंद फानंद में ये मीटिंग करवानी पड़ी, क्योंकि कैग नहीं कर पाया, बोर्ड नहीं कर पाए, तो अब मेंबर के सर पे आ गया, तो उन्होंने फटाफट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवाई, जिसे मैं बोल सकती हूँ इमरजेंसी में करवाई ये मीटिंग, ठीक है। तो ईजीएम कंडक्ट करवाते हैं, फिर जब भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी तब तक के लिए इसका ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। अब एनुअल जनरल मीटिंग होती है, मेंबर से पूछा जाता है, इन्हीं मेंबर ने अपॉइंट किया था ना, तो इसे क्या करवा देंगे, वापस से रीअपॉइंट करवा देंगे इसी को। क्लैरिटी है, पक्का, क्योंकि यहां मेंबर को थोड़ी ना करना था, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कैग की थी, फेल हो गया तो बोर्ड, फेल हो गया तो मेंबर, तो मेंबर ने अभी तुरंत में करवाया है। एनुअल जनरल मीटिंग में देखेंगे अभी तक की वर्किंग अच्छी लग रही है तो उसको क्या दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे, अदरवाइज इसकी छुट्टी, नया फिर दोबारा से ढूंढो। क्लैरिटी है, पक्का। अभी जो फर्स्ट है, अभी देखो सब्सिक्वेंट, अब न्यू कंपनी नहीं है, 1 साल हो गया ना, अब पुरानी होती जा रही है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर फिर से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैग की। भैया कैग एक अलग से डिपार्टमेंट है जो कि नजर रखता है कि गवर्नमेंट का पैसा कहां कहां इन्वेस्ट है, सही जगह इन्वेस्ट है कि नहीं। तो ये तो कंपनी है तो इसलिए वो इधर देखने आ रहा है, क्या बस कंपनी में देखता है, नहीं, सरकार के जितने फंड्स हैं, जहां जहां पैसा है वो उन सब पे नजर रखता है, क्योंकि अलग से डिपार्टमेंट का काम ही है ये। चलिए, कैग को वो बोला कितने डेज के अंदर, 180, अप्रोक्स 6 महीने फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, 1 अप्रैल, 180 डेज मतलब कब तक, अप्रोक्स 6 महीने, काउंट करो, बताओ। सितंबर, सितंबर से पहले पहले आ गया, क्योंकि कोई मंथ 31 का भी होता है, 30th का भी होता है, ठीक है। तो 180 डेज से पहले पहले क्या करेगा, ऑडिटर को, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। अब वो अपॉइंट करेगा, फिर हम लोग को कुछ नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने रखना पड़ता है। द होल्ड द ऑफिस अप टू द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। अब जो एजीएम है तब तक के लिए वो होल्ड करेगा, मतलब तब तक के लिए होल्ड करेगा, फिर हम क्या करेंगे, मेंबर से पूछेंगे, मेंबर हाँ बोलेगा तो आगे कंटिन्यू, ना बोलेगा तो डिसकंटिन्यू। क्लैरिटी है, पक्का। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, अचानक से बीच में छोड़ दिया, ठीक है, जिस ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया था। कैजुअल वैकेंसी में कौन अपॉइंट करेगा, कैग, लेकिन कितने दिन के अंदर, 30 डेज, ठीक है। नहीं फिल कर पाए तो कौन, डायरेक्टर, कब, नेक्स्ट 30 डेज। तो सबका कंक्लूजन एक साथ पढ़ते हैं। हम ऑडिटर की बात करें, मतलब कौन सा ऑडिटर, सीए, जो अकाउंट चेक करेगा। कंपनी के अंदर के सीए ने अकाउंट्स बना दिए, बाहर का सीए आके चेक करेगा, ठीक है। तो जब भी आपकी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कैग की है, सब्सिक्वेंट में भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैग की, कैजुअल वैकेंसी में भी किसकी है, कैग की ही है। फर्स्ट में बोल दिया भैया कैग फेल तो हमने बोर्ड को मौका दिया, बोर्ड फेल तो हमने मेंबर को मौका दिया, लेकिन ये तभी तक होगा जब तक आपकी फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी, तब तक के लिए वो रहेगा। उसके आगे या तो उसे वापस से रीअपॉइंट कर लिया जाएगा, या तो उसको डिसकंटिन्यू करके नया बंदा अपॉइंट किया जाएगा, वो अब मेंबर्स की मर्जी होती है, वो मीटिंग में डिसाइड होगा। सब्सिक्वेंट में क्या बोल दिया, कैग ही करेगा 180 डेज के अंदर, ठीक है। अब इसमें कब तक वो होल्ड ऑफिस करेगा, जब तक एजीएम ना हो जाए। फिर से कह रही हूँ, एजीएम मीटिंग होगी, कैग ने इसे अपॉइंट किया है, मेंबर हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो, मेंबर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ही है, हाँ बोल देंगे। इनकेस दिक्कत है तो ना भी बोल सकते हैं। कैजुअल वैकेंसी, अचानक से डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, वैकेंसी खाली हो गई, तो अब कौन अपॉइंट करेगा, कैग, कैग ही करेगा 30 डेज के अंदर। फेल हो गया तो अब किसको बोल दिया, डायरेक्टर तुम करो नेक्स्ट 30 डेज। क्लैरिटी है, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो। फर्स्ट एजीएम होता क्या है, हर एजीएम में बार बार पूछा जाता है, मेंबर्स काम ठीक लग रहा है, मेंबर्स ठीक लग रहा है, तो वो अप्रूवल देते रहते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने ना बोल दिया तो उनका टाइम पीरियड तभी खत्म, फिर नए को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबर के सामने उन्हें रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत याद होगा, सीएसईटी में पढ़ाता है, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। वो ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या लिखा था,
अपॉइंटमेंट ऑफ, वेरी गुड, पहले तो डिविडेंड डिक्लेरेशन था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट था और डायरेक्टर और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। तो ऑर्डिनरी जो बिजनेस है इसका मतलब ही क्या होता है, ये तो हमेशा डिस्कस करना ही करना है। सीएससीटी में कुछ याद आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं भी आएगा तो भी चलेगा क्योंकि आगे आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था इसको, इसलिए मैंने ये समझाया। समझ में आया ना? तो हर साल हमें डिस्कस तो करना पड़ता है, लेकिन ये आगे आएगा, मत टेंशन ले। ऑडिटर की रिपोर्ट बनेगी, कौन बनाएगा? सीए ना? क्या लिखा है? रिपोर्ट बनाकर किसको देगा? कैग ने अपॉइंट किया है ना, उसको भी रिपोर्ट दे दे, देखेगा वो भी। नेक्स्ट क्या लिखा है? समझते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट? कुछ, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर देते हो ना, मेन शीट होती है, सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा, किसी और से एक ऑडिट हो गया, कैग को ठीक नहीं लग रहा है, कैग ने क्या करवाया, किसी और से करवा दिया, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाया, दूसरा ऑडिट करवाया, कितने दिन के अंदर? 60 डेज। जब भी पहली ऑडिट रिपोर्ट हमने भेजी ना कैग को, कैग ने पढ़ा, उसे कुछ गड़बड़ लग रहा है, उसे लग रहा है एक और बार ऑडिट करवा दो। एक और बार ऑडिट वो कब करेगा? विद इन 60 डेज के अंदर कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। कंपनीज के अकाउंट या तो खुद करेगा या किसी पर्सन को ऑथराइजेशन दे देगा, भैया आप करो और मुझे सप्लीमेंट्री ऑडिट तैयार करके दो। समझ में आ रहा है? कैग के पास जैसी रिपोर्ट आई, गड़बड़ लगा, उसने दोबारा से ऑडिट करवा दिया 60 डेज के अंदर। इन्होंने कहा कुछ भी कमेंट या तो मेन ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है या फिर किसमें? सप्लीमेंट्री में, वो सारी की सारी कॉपी आप किसको देंगे? किसको दोगे? मेंबर को देंगे। मेंबर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन क्या बस सेंट्रल गवर्नमेंट है? एवरी पर्सन एंटाइटल टू कॉपी, जिस जिसको कॉपी मिलनी चाहिए, चाहे वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो पार्शियल हो, सबको एक एक कॉपी थमा देना। और साथ में कहाँ रख देना? एजीएम में दोनों रिपोर्ट रख देना और उन रिपोर्ट के कमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? एनुअल रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट में डिफरेंस है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? ऑडिटर ने ऑडिट किया। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? पूरे साल भर की रिपोर्ट। पूरे साल भर की जो रिपोर्ट है प्रिपेयर करो, कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर। आई डिड जनरल मीटिंग बिफोर, जब भी जनरल मीटिंग होगी उससे 3 महीने पहले, मतलब फटाफट करो, जनरल मीटिंग में भी दिखाना है। और जो भी कमेंट दिए किसने? कैग ने दिए, वो भी इसमें इंसर्ट करना, ताकि हम ये सारी चीजें किसके सामने रख सके? मेंबर्स के सामने, शेयर होल्डर के सामने रख सके। प्रिपरेशन बिफोर, और ये प्रिपेयर करके आपको किसको देना है? हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्यों हाउस ऑफ पार्लियामेंट? गवर्नमेंट है ना। कॉपी एनुअल रिपोर्ट की किसको दे देना? स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? पार्लियामेंट मतलब पूरी इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। तो एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट को भी जाना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेचर को भी जाना चाहिए। यहाँ पे ये पूरा टॉपिक होता है ओवर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब पूरी कहानी सुनो। डायरेक्टर की सारी बातें कर रखी थी ना, जहां जहां सेक्शन नंबर दे रखा है नहीं समझ में आता है चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस क्या बोल रखा है, ये सेक्शन इस पे नहीं एप्लीकेबल है, दैट्स इट। लेकिन अंदर क्या है पढ़ेंगे आगे चलकर। रिपोर्ट वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ रिपोर्ट वाली चीजें भी फिर से रिपीट होंगी। वहां भी पढ़ेंगे कि सीजी को छूटे छूटे छूटे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक साथ सारी छूट दे दी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में यही आ जाता है कि गवर्नमेंट कंपनी को क्या क्या छूट है, तो यहाँ पूरा इन्होंने साथ में बता दिया। लेकिन जब जब वो चैप्टर, वो सेक्शन पढ़ेंगे ना, वापस से ये रिपीट हो जाएगा। क्लैरिटी है? डाउट है तो पूछो।